जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सभी साथियों का स्वागत है। आइए इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं ये है बिहार पुलिस का पेपर नंबर 42। इससे पहले जो है 41 पेपर और साथ में कुछ 500 वाले पेपर जो है इसको काउंट किया गया है एक पेपर में। अब ये जो वीडियो है वह सेकेंड लास्ट है, इसके बाद मात्र एक वीडियो बचेगा जो कि आपका बाकी रहेगा। बाद में कि पूरा बुक का हम जो है कंप्लीट वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो एक से जा करके पूरा देख लीजिए, ठीक है। ये बेस्ट रिवीजन क्लास होगा क्योंकि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है इतना दमदार दिया हुआ है कि आप हर सॉल्यूशन को सिर्फ देख लेते हैं 2 से 3 बार तो एग्जाम में 50+ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही इसका यदि PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा क्या। कह रहा है निपात ऐसे शब्द हैं जो किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करता है, जैसे तक, ही, भी भर। निपात के प्रकार, निपात के 9 प्रकार होते हैं, जैसे स्वीकार निपात, जैसे हाँ, जी हाँ। फिर आता है नकारात्मक निपात, नहीं, जी नहीं। फिर आता है निषेध बोधक निपात, मत। फिर आता है प्रश्न बोधक निपात, क्या। फिर आता है विस्मय बोधक निपात, वो आता है काश। फिर आता है तुलनात्मक बोधक निपात, साफ। अब धारणा बोधक निपात जो होगा ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन, ठीक है। उसके बाद आता है आदर बोधक निपात, जी हो जाएगा। बल प्रदायक बोधक निपात में तो, भी, ही, तक, भर, सिर्फ, केवल हो जाएगा। उपयुक्त विश्लेषण से पता चलता है कि क्या प्रश्नार्थक निपात है। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ होगा, आंसर हो जाएगा आराम, अभ्यस्त। कह रहा है किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। कह रहा है किसी भी वर्ण में हलंत का प्रयोग तब किया जाता है जब उस वर्ण को बिना स्वर्ण का प्रयोग करना हो। उपयुक्त वर्ण विच्छेद में म में हलंत लगाकर स्वर को बाहर किया गया है। किसी भी व्यंजन या वर्ण में हलंत लगाकर हम उसको बिना स्वर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 4 में क्वेश्चन कर रहा है सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण क्या है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे यह पुस्तक मेरी है और वह पुस्तक तुम्हारी है। कह रहा है सर्वनाम वाला वाक्य में वह तुम्हारी है। सर्वनामिक विश्लेषण वाला वाक्य यह पुस्तक मेरी है। सर्वनाम और सर्वनामिक विश्लेषण में अंतर, सर्वनाम जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम संज्ञा के साथ आते हैं वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। फिर आता है नीलकंठ शब्द। नीलकंठ शब्द जो है योग रूढ़ है। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द होता है जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष या अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंब, जोर, उदर अर्थात बड़े पेट वाले। गणेश जी, दशानन, 10 आनन अर्थात 10 मुख वाले। रावण आदि हो जाएंगे। नेक्स्ट 6 में क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही जो है संधि विच्छेद क्या होगा, आंसर हो जाएगा भारत जोर इंदु। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 में सज्जन का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा दुर्जन। चापलूसी का चमची, जो है व्यभिचारी का सदाचारी, सहयोगी का असहयोगी, दुर्जन का सज्जन हो जाएगा। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन कह रहा है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है, आंसर होगा लड़का, लड़कपन। फिर आता है जातिवाचक भाववाचक, इधर दे रखा है लड़का, लड़कपन, गुरु, गुरुत्व, नारी, नारित्व, मनुष्य, मनुष्यता। 9वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सा है, आंसर हो जाएगा वह रोने लगा। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मेघ बरसने लगा, धूप खिलने लगा, वह रोने लगा, पानी बहने लगा।
10वां क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है, आंसर हो जाएगा 3। कह रहा है इस वाक्य में कुल 3 सर्वनाम है। पहला तुम्हारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा हो जाएगा कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं, हो जाएगा अकर्मक। ठीक है, जैसे कि वह रोता है, तुम हंसते हो, राम सो रहा है। रेखांकित क्रिया शब्द का सीधा प्रभाव कर्ता क्रमशः वह, तुम तथा राम पर पड़ रहा है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहला आता है सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। राम फल खाता है, सीता गीत गाती है, नेता भाषण देता है। फिर आता है कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे राम हंसता है, संदीप दौड़ता है, राधा चलती है आदि। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कम टू माई पार्टी डैश सैटरडे नाइट, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑन। फिर आता है चूज द करेक्ट सेंटेंस, आंसर सी है द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। ठीक है, फिर 14वां क्वेश्चन कह रहा है पिक आउट द राइट वर्ड, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। 15वां क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का हो जाएगा डिसऑनेस्टी। चलिए 16वां क्वेश्चन कह रहा है 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी, आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कह रहा है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। 12 जनवरी 1947 को इसे प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर लिया गया। फिर आता है N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी थी। 17वां क्वेश्चन कर रहा है पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई है, आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। कह रहा है भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट को अरुंडेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था। फिर आता 1909 के एक्ट द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसके तहत जो है सदस्यों को सार्वजनिक हित से जो संबंधित विषयों की विवेचना करने, प्रस्तावना पारित करने का अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है बजट पर बहस के साथ ही सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 1909 एक्ट के तहत जो है पहली बार भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों का जो है सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है 1909 के एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय विधि सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल या नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 1919 के एक्ट द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैत शासन की स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान जो है किया गया था। फिर नेक्स्ट आता है इसके तहत जो है 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 18वां क्वेश्चन का है स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया, आंसर हो जाएगा ये अमेरिकी सेना के द्वारा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। कह रहे समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा फ्रांस की राजक्रांति की देन है। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 63 में हुआ था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स था, यह जर्मन का निवासी था। फिर आता है अमेरिकी क्रांति 1775 से 1783 ईस्वी तक चली। इसमें अमेरिकियों ने ब्रिटिशों को हराकर स्वतंत्रता प्राप्त किया। फिर आता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1783 में पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ। इस संधि के तहत जो है इंग्लैंड या ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर लिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र 4 जुलाई 1776 को जारी थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1775 में अमेरिकी क्रांति का प्रथम संघर्ष ब्रिटेन के विरुद्ध लेक्सिंगटन में हुआ था। फिर आता है प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ, इसे ही आधुनिक जनतंत्र की जननी कहा जाता है।
फिर आता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी सेना ने अमेरिका के तरफ से लफायते के नेतृत्व में इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। अब्राहम लिंकन ने 1863 में अमेरिका से दास प्रथा का उन्मूलन या समाप्त किया था। फिर 19 नंबर आता है बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी 1773 के ब्रिटिश संसद के टी अधिनियम के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था। इस विरोध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित चाय की पेटियों को मोहांक इंडियंस के भेष में अमेरिकी देशभक्तों द्वारा बोस्टन हार्बर बंदरगाह में जहाज़ों से फेंक दिया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन टी पार्टी की घटना थी। यह जो है 16 दिसंबर 1773 को घटित हुआ। बोस्टन टी पार्टी यानी बोस्टन चाय पार्टी की घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता का पुत्र तथा स्वाधीनता की पुत्रिया नाम संस्थाएं बनाई गई थी जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1781 में उपनिवेशी अमेरिकी सेना ने आगे आत्मसमर्पण करने वाले ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। टॉमस पेन ने जो है कॉमन सेंस लघु पत्रिका तथा राइट्स ऑफ माइंड की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का प्रथम लिखित संविधान 1789 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में ही लागू हुआ था। चलिए 20वां क्वेश्चन कर है अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है, आंसर हो जाएगा नाटो। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यह अमेरिका, यूएसए, कनाडा तथा अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा स्थापित गठित सैन्य गठबंधन है। वर्तमान में इसके 32 देश जो है शामिल हैं। सबसे नवीनतम सदस्य क्रमशः फिनलैंड जो 31वां है एवं स्वीडन 32वां है। नाटो का पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीटों की स्थापना जो है वो 8 सितंबर 1954 को हुआ। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में था। वर्तमान में सीटों अस्तित्व में नहीं है। कह रहा है राष्ट्रसंघ के अस्थायी सदस्य हैं, इसको याद रखिएगा, फाड़ू एबीसी या एबीसी को फाड़ दो, एबीसी को फाड़ दो। तो इसको ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, फा से फ्रांस और र से रूस हो जाएगा। इसका आंसर इस तरह से देखिएगा तो बी फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान। हाँ, इसमें जापान कहाँ से आएगा? देखिए राष्ट्रसंघ स्थापना 10 जनवरी 1920 के 4 अस्थायी सदस्य थे जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन प्रयास स्वरूप इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को किया। अच्छा, ये राष्ट्रसंघ है, ठीक है, ये राष्ट्रसंघ है। ये है संयुक्त राष्ट्र संघ होगा ना तब हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। ये राष्ट्रसंघ है यहाँ पे सिर्फ, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का है। देखते हैं आगे। करें द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 के उपरांत इसे भंग करके इसके स्थान पर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ये है संयुक्त राष्ट्र संघ होगा, ठीक है। इसमें 5 सदस्य है अस्थायी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होइएगा जैसे मैं कन्फ्यूज हुआ हूँ। राष्ट्र संघ होगा तब तो याद रखिएगा 4 देश है। कौन कौन? फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान। लेकिन यदि पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ तब याद रखिएगा 5 देश होगा, ठीक है। फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना आगे दिया हुआ है। देखिए करें संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही भाषा 2 अंग्रेजी, फ्रेंच। अन्य भाषाओं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है चीन, रशियन, अरबी, स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो था राष्ट्र संघ सिर्फ। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश है और 193वां देश जो है वह कौन है? दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान है।
चलिए 22वां क्वेश्चन कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था, तो आंसर हो जाएगा त्रिपक्षीय संधि। कह रहा 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली ने एक त्रिगुट बनाया था। 1907 में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने त्रिगुट के विरोध में त्रिदेशीय संधि कर रही। इस तरह गुट बंदी हो जाने से बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अब छोटा सा विवाद भी विश्व युद्ध को जन्म दे सकता है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को की गई हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना थी। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। फिर आता है प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ तथा 1917 में ही रूस प्रथम विश्व युद्ध से रूसी क्रांति के कारण बाहर हो गए। प्रथम विश्व युद्ध केंद्रीय शक्तियों, मुख्य शक्तियां और मित्र देश के बीच लड़ा गया। मित्र देशों के में शामिल थे फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। फिर आता केंद्रीय शक्ति में शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया आदि। वर्साई की संधि में 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है 23 नंबर, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतया प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था। आंसर हो जाएगा गारासा। क्या हो जाएगा? पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को गारासा कहा जाता था। पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रयों से प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण काल के मानव अस्थिर पंजा का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के समय के सराय नहर तथा मंदाहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। नवपाषाण काल के प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण चिरौंद बिहार से पाए गए हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। नेक्स्ट है कोल्डिवा, प्रयागराज से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन कर रहा है गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट थे। कह रहा है आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने प्रमाणित किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट के प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टियम 10 गीतिका और सूर्य सिद्धांत था। नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया। गुप्त संवत 319 ईस्वी एवं शक संवत 78 ईस्वी में चलाया गया था। नेक्स्ट है गुप्त संवत और शक संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर है। समुद्रगुप्त ने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। गाया और नालंदा त्रामपत्र में समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि मिली है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन कर रहा है अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बनाया गया था। आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के काल में। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का दक्षिणी प्रवेश द्वार है जिसे इस्लामिक वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। अलाई दरवाजा श्रीनगर दूसरी दिल्ली हजारों स्तंभों वाला महल दिल्ली का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अस्थायी सेना की व्यवस्था की जो हमेशा राजधानी में तैनात रहती थी। नेक्स्ट पॉइंट है चित्तौड़ आक्रमण के समय अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ था। अलाउद्दीन ने घोड़े को दागने की प्रथा बाजार नियंत्रण की नीति प्रारंभ किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला कहा गया था। इसने कुतुब उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ी अजमेर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन कर रहा है राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाए गए सुधार आंदोलन था। आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। कर रहा है इन्हें भारत के नव जागरण का अग्रदूत या सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा, भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एकेश्वरवाद मत के प्रचार हेतु उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था।
नेक्स्ट पॉइंट है 1821 में बंगला भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। सती प्रथा के विरोध के लिए उन्होंने अपनी इस पत्रिका का उपयोग किया था। फिर आता है 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। राजा राम मोहन राय ने 1817 में डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 में कलकत्ता में जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय ने 1826 में ज्यूरी अधिनियम जो 1827 में प्रभाव में आया था का घोर विरोध किया था। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुतः ज्यूरी अधिनियम में यूरोपीय या भारतीय इस्लामियों की न्यायिक सुनवाई का अधिकार हिंदू या मुसलमान न्यायाधीशों को नहीं दिया गया था, जबकि हिंदू तथा मुसलमानों की सुनवाई कोई यूरोपीय अथवा भारतीय ईसाई न्यायाधीश कर सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में दयानंद सरस्वती ने किए थे। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर जो है लौटो का नारा दिया था। शंकराचार्य के 4 मठ थे। पहला आता है गोवर्धन मठ जो कि जगन्नाथपुरी पूर्वी भारत में है। दूसरा आता है शारदा मठ जो कि द्वारका में पश्चिमी भारत में है। तीसरा है ज्योति मठ जो कि बद्रीनाथ उत्तर भारत में है। और चौथा जो है यह है वेदांत मठ जो श्रृंगेरी दक्षिण भारत में है। 27वां क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाए मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की के तथा कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट ने जो है 1875 में न्यूयॉर्क में की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडियार मद्रास में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है एनी बेसेंट ने आयरलैंड की होम रूल के नमूने पर भारत में होम रूल लीग आंदोलन 1916 ईस्वी का नेतृत्व किया और 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट पॉइंट है मराठा शक्ति का उदय एम.जी. रानाडे की प्रसिद्ध कृतियां हैं। 28वां क्वेश्चन कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा कनाडा एवं यूएसए में। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में लाला हिरदयाल द्वारा की गई। इसका मुख्य कार्य जो था वह सैन फ्रांसिस्को में था। गदर साप्ताहिक पत्रिका इस पार्टी का मुख्य पत्रिका थी। गदर पार्टी अन्य संस्थाओं से भिन्न थी क्योंकि इसने जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरी अमेरिका में लाला हिरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराफ, फिर है बरकतुल्ला एवं भाई परमानंद द्वारा गदर पार्टी का गठन किया गया। गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए सरकार ने 1915 में भारत रक्षा अधिनियम बनाया था। 29वां क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? आंसर हो जाएगा चंपारण में। कह रहा है चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जे.बी. कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, मजहरुल हक आदि उनके सहयोगी थे। नेक्स्ट है गांधी जी को चंपारण आने का न्योता आगरा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने किया था। फिर आता तीन काठिया पद्धति। 19वीं सदी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से यानी 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। इसे ही चंपारण बिहार के 3 काठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी और चंपारण के किसानों द्वारा 3 काठिया पद्धति का विरोध करने पर सरकार ने F.G. सलाई की अध्यक्षता में चंपारण एग्री, ये याद रखिएगा पूछता है जो है F.G. सलाई की अध्यक्षता में चंपारण एग्रीगेरियर कमेटी का गठन किया। इसके 5 सदस्य में जो है गांधी जी भी शामिल थे। समिति ने अपनी सिफारिश में नगद राशि की वसूली का 1/4 भाग किसानों को वापस करने तथा 3 काठिया पद्धति को समाप्त करने की बात कही। फिर आता 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लियो टॉल्स्टॉय से सर्वाधिक प्रभावित हुए। उन्होंने 1910 में टॉल्स्टॉय आश्रम की भी स्थापना किया था। 30वां क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? आंसर हो जाएगा 1920 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया। तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु उनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 की रात में हो गई।
तिलक की स्मृति में असहयोग आंदोलन को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। फिर आता है 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौड़ी यानी चौरी चौड़ा स्थान पर क्रोधित किसानों ने भीड़ ने जो स्थानीय पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से दुखी या क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। फिर आता है सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल में असहयोग आंदोलन की वापसी को एक राष्ट्रीय आपदा कहा था। फिर आता है असहयोग आंदोलन में स्कूलों, कॉलेजों, न्यायालयों एवं विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया एवं चरखा तथा खादी को प्रोत्साहन किया गया था। फिर आता है सरकारी उपाधियों का त्याग दिया गया। असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद गांधी जी को सरकार ने विरुद्ध असंतोष भड़काने के आरोप में न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने 6 वर्ष की सजा सुनाई। मार्च 1918 में गांधी जी ने खेरा में किसान सत्याग्रह चलाया था। फिर आता है फरवरी एवं मार्च 1918 में यह अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ था। इसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल किया। यह आंदोलन 35% बोनस मजदूरों को दिए जाने पर समाप्त हुआ था। फिर आता है 31वां नंबर क्वेश्चन, इक्वाडोर का चिम्बोराजो ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो आंसर हो जाएगा शांत में। कह रहा है ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से होते हैं जिससे होकर गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े तथा धूल आदि निकलता है। फिर आता है उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है एक्टिव यानी सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, वैसा ज्वालामुखी जिससे गर्म लावा तथा गैस आदि हमेशा निकलते रहते हैं। दूसरा आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी जिसके उद्गार का समय एवं स्वभाव निश्चित नहीं होता है। इसमें पहले उद्गार तो हुआ है परंतु वर्षों से शांत पड़ा होता है, हालांकि उसमें भविष्य में कभी भी उद्गार हो सकता है। और तीसरा होता है शांत ज्वालामुखी, कहता है ऐसे ज्वालामुखी जिनका उद्गार पूर्णतया समाप्त हो गया हो और उसके मुख में जल भर गया हो। फिर आता है शांत एवं मृत ज्वालामुखी, कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, इसको याद रखिएगा। जैसे किलिमंजारो तंजानिया में है, पोपा म्यांमार में है, को सुल्तान या देवबंद ईरान में है, चिम्बोराजो इक्वाडोर में है, एकांकागुआ ये अर्जेंटीना में आता है। फिर आता है प्रशुष्क ज्वालामुखी, फ्यूजियामा जापान में है, वेसुवियस इटली में है, नारकोंडम अंडमान और निकोबार में है। फिर आता है सक्रिय ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, माउंट एटना इटली में है, मोना लाओ हवाई द्वीप समूह पे है और म्योन ये फिलीपींस में है। चलिए 32वां क्वेश्चन कर रहा है विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं। आंसर हो जाएगा इमारती लकड़ी के लिए। कह रहा है विषुवतीय रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत जलवायु वाले भाग को विषुवतीय रेखीय जलवायु कहते हैं। विषुवतीय रेखीय जलवायु की प्रमुख विशेषता वर्ष भर उच्च तापमान तथा वर्ष भर उच्च वर्षा से है। प्रसिद्ध अमेजन बेसिन एवं अफ्रीका का कांगो बेसिन विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में ही आता है। विषुवत रेखीय प्रदेश में संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है। विषुवत रेखीय प्रदेश में सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे रबर, महगोगनी, एबोनी, तार, बांस, बेंत, सिनकोगा आदि हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है विषुवत रेखा लगभग 13 देशों से होकर गुजरती है। यह युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम प्रिंसिपे, गैबन, कांगोराज, लोकतांत्रिक कांगोराज से होकर जाती है। 33वां क्वेश्चन है आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाते हैं? आंसर हो जाएगा टुंड्रा में। चूंकि टुंड्रा जलवायु प्रदेश में सूर्यताप तथा सूर्य प्रकाश का समानता अभाव रहता है तथा वर्ष भर निम्न तापमान रहता है, इसीलिए ग्लास हाउस के माध्यम से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न कर सब्जियां उगाई जाती है। कटीली झाड़ियाँ मुख्यतः शुष्क मरुस्थल जैसे क्षेत्र में पाई जाती है। फिर आता है ग्लास हाउस का तापमान जो होता है वह ग्रीन हाउस या हरित गैस से है। यह एक ऐसा मानव निर्मित घर होता है जहां पौधे, फल, फूल एवं सब्जियां आदि को उगाया जाता है। फिर आता है टुंड्रा जलवायु न्यूनतम वनस्पति वाली ध्रुवीय या आर्कटिक जलवायु को टुंड्रा जलवायु कहा जाता है। इस प्रदेश में
बिलजार्ड नामक ठंडी बर्फीली तेज हवा चलती है। फिर आता है टैगा जलवायु। टैगा जलवायु को साइबेरिया प्रकार की जलवायु भी कहा जाता है। यहाँ कोनधारी वृक्ष पाए जाते हैं जो कि विश्व की कोमल लकड़ी के समृद्ध स्रोत है, जैसे पाइन, फर, स्प्रू तथा लार्च आदि हो जाएगा। फिर आता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित होते हैं। अधिकांश रेगिस्तानी पौधे सूखे या नमक सहिष्णु होते हैं। 34वां क्वेश्चन है विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ये जो है ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। कह रहा है विषुवत रेखा के उत्तर तथा दक्षिण 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत जलवायु वाले भाग को विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश कहा जाता है। इस जलवायु प्रदेश में सूर्य लगभग वर्ष भर लंबवत चमकता है। वर्ष भर रात दिन की अवधि में अंतर बहुत कम होता है, अतः यहाँ सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है, जिसके कारण यहाँ सालों भर उच्च तापमान बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है विषुवत रेखीय प्रदेश भूमध्य रेखीय प्रदेश के रात्रि को जो है ही वहाँ का शीत ऋतु कहा जाता है, क्योंकि वहाँ रात्रि में तापमान में गिरावट से मौसम जो है आरामदायक हो जाता है। 35वां क्वेश्चन कह रहा है आग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आंसर हो जाएगा इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है। देखिए आग्नेय चट्टान का रूपांतरण यहाँ पर दे रखा है, आग्नेय चट्टान और यहाँ पे कैंत्रिक चट्टान। जैसे ग्रेनाइट जो होगा वो नीस बन जाएगा, साइनाइट जो हो जाएगा साइनाइट नीस बनेगा, गेब्रो जो होता है वो सरपेंटाइन बनेगा, बेसाल्ट सिस्ट बन जाएगा, बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट बन जाएगा। कह जब मैग्मा किसी जो है लंबवत दरार में जमता है तो क्या बनता है, डाइक कहलाता है। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो फैकोलिथ कहा जाता है। कह रहा है ग्रेनाइट, बेसाल्ट जो है पेग्मा, ईट, डायोराइट आदि आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर एवं जीवाश्मों रहित होती है। पृथ्वी की भूपरपट्टी शैलों से बनी शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बना होता है। शैलों में समानतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ जो है फील्ड स्पार तथा क्वार्टजाइड है। शैलों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। फिर आता है शैल निर्माण पद्धति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अग्नेय शैल, इसे प्राथमिक शैल भी कहा जाता है, जैसे ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट हो जाएगा। दूसरा होता है अवसादी शैलें, बालू पत्थर, चूना पत्थर, खड़िया, कोयला आदि इसके उदाहरण हैं। तीसरा होता है कैंत्रिक शैलें, सेलेस्ट, शिस्ट, संगमरमर आदि इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है। आंसर हो जाएगा चाय। चाय जो है एक पेय फसल है। चाय, जूट, कॉफ़ी, कोको, गन्ना, केला, संतरा, कपास ये नकदी फसल के उदाहरण हैं। चाय में जो है थीन नामक जो मात्रा जो होता है सर्वाधिक होता है थीन का। चावल, गेहूं तथा मकई खाद्य फसलें हैं। कृषि नवपाषाण काल से ही मानव जीवन का आधार रहा है। खाद्यान्न फसल में चावल, गेहूं, मकई, बाजरा, दलहन आदि आते हैं। फिर आता है वाणिज्यिक फसल, चाय, कहवा, गन्ना, कपास आदि हैं। फिर आता है चावल, यह मुख्यतः एशिया के मानसूनी प्रदेश में बोई जाने वाले फसल हैं। यह खरीफ फसल हैं। चावल उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम या पहले स्थान पर है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है गेहूं, यह रबी फसल, इसका मूल स्थान दक्षिणी तुर्की माना जाता है। गेहूं के लिए यूक्रेन का स्टेपी प्रदेश तथा अमेरिका का पेरी प्रदेश प्रसिद्ध है। फिर आता है मक्का, यह खरीफ फसल माना जाता है। इसके प्रोटीन को जीन कहा जाता है। इसके उत्पादन में अमेरिका अग्रणी है। फिर आता है चाय, यह वाणिज्यिक फसल है। भारत एवं श्रीलंका चाय के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है ऑर्गेनिक खेती, इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि जैव खाद का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है झूम खेती, इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इसमें पहले भूमि के वन को जलाकर साफ किया जाता है, फिर उस राख वाली मिट्टी में ही अनाज बो दिया जाता है। 37वां क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए जो है मुख्यतः उत्तरदायी है। आंसर हो जाएगा सागर से दूरी। कह रहा है जो स्थान समुद्र से निकट होते हैं उस जलवायु को सम कहा जाता है, जबकि जो स्थान समुद्र से दूर होती है उसे विषम जलवायु कहते हैं। जिस देश अथवा क्षेत्र के वार्षिक तापमानों और वर्षा की मात्रा में बहुत अंतर पाया जाता है, वहाँ की जलवायु का स्वरूप विषम होता है। कह रहा है किसी भी स्थान के तापमान एवं जलवायु को नियंत्रित या निर्धारित करने वाले मुख्य कारक हैं।
पहला हो जाएगा उस स्थान की अक्षांश रेखा, दूसरा हो जाएगा समुद्र तल से उस स्थान की तुंगता या ऊंचाई, तीसरा हो जाएगा महासागरीय धाराएं, चौथा हो जाएगी प्रचलित पवनें, पांचवा हो जाएगी सागर से दूरी और छठा हो जाएगा उच्चावच। फिर दे रखा है जलवायु, कह रहा है किसी स्थान पर 30 वर्ष या उससे अधिक समय तक मौसम की औसत स्थिति जलवायु कहलाती है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अमेरिका जलवायु वैज्ञानिक वारेन थर्नथवेट ने जो है वनस्पति की विशेषता के अनुसार विश्व को जो है जलवायु समूह में बांटा है। भूमध्य रेखीय या विषुवतीय जलवायु प्रदेश में सर्दियां का मौसम नहीं होता है। सवाना या सूडान जलवायु में लंबी हाथी घास पाई जाती है। 38वां क्वेश्चन है जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिलाओं साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा केरल में। 39वां क्वेश्चन कर रहा है लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? आंसर हो जाएगा निम्न स्तरीय कोयला हो जाएगा। कह रहा है लिग्नाइट जो है निम्न प्रकार की कोयला है। लिग्नाइट कोयला के में जो है कार्बन की मात्रा 40 से 55% तक होती है। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है। इसे याद रखें AB लीपी। एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। कह रहा है इसमें जो है कार्बन की मात्रा 85 से भी अधिक रहती है। कह रहा है कोयला मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस जो है स्थानांतरित शिला है। कोयला औद्योगिक ईंधन के साथ साथ कई उद्योगों के लिए कच्चा माल का स्रोत भी है। कार्बन की घटती गुणवत्ता के अनुसार कोयले के प्रमुख प्रकार में देखिए यहाँ पर दे रखा है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला, ये यहाँ पर इसका दे रखा है। कह भारत में आधुनिक विधि से कोयला निकालने का प्रथम प्रयास पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र में किया गया था। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टानों में पाया जाता है, जबकि शेष 2% कोयला तृतीय और टर्शियरी क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन कह रहा है गेहूं किस जलवायु की फसल है? आंसर हो जाएगा शीतोष्ण जलवायु की। कह रहा है रबी की फसलें को नवंबर दिसंबर में बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल में काटा जाता है। ये शीतकाल की फसलें होती है। खरीफ फसलों को जून से जुलाई तक बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ये जो है वर्षा काल की फसलें होती है। जायद फसलों को मार्च अप्रैल में बोया जाता है और मई जून में काट ली जाती है। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन कह रहा है इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा घाटशिला में। कह रहा है तांबा के लिए भारत में प्रसिद्ध स्थान बालाघाट मध्य प्रदेश में है, खेतरी राजस्थान में है, सिंहभूमि झारखंड में है। खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में है, जो है तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में है, गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट गुजरात में है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखिए खाद दे रखा है भारत में और विश्व में। चावल पश्चिम बंगाल भारत में, चीन विश्व में। तिलहन राजस्थान प्रथम स्थान, भारत विश्व में पहला। मसाला मध्य प्रदेश पहला, भारत पहला। सोयाबीन पहला में मध्य प्रदेश और अमेरिका पहला है। ज्वार में महाराष्ट्र पहले स्थान पे, अमेरिका पहले स्थान पे। प्राकृतिक रबर में केरल पहले स्थान पे और विश्व में थाईलैंड। आलू में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे और चीन है विश्व में पहले स्थान पे। कह रहे चाय भारत में असम पहले स्थान पे और विश्व में चीन पहले स्थान पे। कपास गुजरात जो है पहले स्थान पे, चीन है पहले स्थान पे। दाल भारत में मध्य प्रदेश जो है पहले स्थान पे और भारत जो है पहले स्थान पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसार के लिए उत्तरदायी है, क्या हो जाएगा? आयन मंडल हो जाएगा। कह रहा है आयन मंडल। यहाँ पर देखिए वायुमंडल कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है? क्षोभ मंडल, जिसे हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण जो है स्तर है। यह जो है वायुमंडल के सबसे निचली मंडल है। यहाँ सभी प्रकार की मौसम घटनाएं घटती है, जैसे बादल, आंधी, वर्षा, चक्रवात आदि। दूसरा होता है समताप मंडल। यह मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त है, इसीलिए वायुयान की उड़ान के लिए आदर्श मंडल है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई जो होता है वो डॉप्सन होता है। इस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है जो परावैंगनिक किरण का जो है अवशोषण कर लेती है, जिसके कारण जो है यहाँ का जमीन पर जो इंसान होता है वो बचता है किससे? कैंसर होने से। तीसरा जो है वो है मध्य मंडल यानी मीजोस्फीयर। कह इस मंडल का विस्तार 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसमें तापमान के अचानक जो है गिरावट आ जाती है। फिर आता है आयन मंडल। कह इस मंडल में रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। फिर आता है वायुमंडल।
आयन मंडल से ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहा जाता है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। ये यहाँ पे फिर फिगर में बताया गया है। सबसे ऊंचे होता है बहिर्मंडल मंडल जिसमें कृत्रिम उपग्रह उड़ता है। फिर आता है आयन मंडल जहाँ पे उल्कापिंड और रेडियो तरंगें चलती है। फिर आता है मध्य मंडल। फिर आता है नीचे समताप मंडल जहाँ पे क्या होता है, वायुयान उड़ती है और एक जो है ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन गैस का। और सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल जहाँ पृथ्वी की सतह से 8 किलोमीटर ऊंचा और यहाँ पे 18 किलोमीटर ऊंचा। यहाँ पे मेघ का निर्माण होता है, बिजली कर्कन होता है, वर्षा होती है, सारा यहीं पे होता है। 44वां क्वेश्चन कह रहा है स्टेले क्वार्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। आंसर हो जाएगा भूमिगत जल द्वारा। कह रहा है भूमिगत जल द्वारा निर्मित अधिकांश स्थलाकृति को कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, स्कर, नुनाटक, हिमोड आदि जो है स्थलाकृति हिमानी द्वारा निर्मित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, ये पूछता है। फिर आता है अपवाह बेसिन, ज्यूगेन, गारा, इंसेलबर्ग, पलाया आदि पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट यह है मेहराब, स्टेक, पुली आदि सागरीय जल द्वारा निर्मित ये स्थलाकृति है। 45वां क्वेश्चन कर रहा है दार्जिलिंग जिला जिस राज्य का भाग है वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। फिर आता है कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए पर्वतीय शहर और राज्य। डलहौजी ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। नंदी हिल्स कर्नाटक में है। माउंट आबू राजस्थान में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। पेरियार केरल में है। खंडाला कहाँ है, महाराष्ट्र में। 46वां क्वेश्चन कर रहा है विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है, तो विधान परिषद होगा तो 6 वर्ष हो जाएगा। कह रहा है प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति हो जाते हैं तथा उतने ही नए सदस्य का निर्वाचन हो जाता है। संविधान का अनुच्छेद 169 में जो है राज्यों में विधान परिषद के निर्माण और उन्मूलन के जो है प्रावधान है। वर्तमान विधान परिषद 6 राज्यों में है जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक है। विधान परिषद की सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश जहाँ पे 100 में है, जबकि न्यूनतम सीट तेलंगाना जहाँ पे 40 है। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। कभी कभी उम्र से क्वेश्चन पूछता है, ये याद रखिएगा। जैसे आएगा विधानसभा तो इसका सदस्य बनेगा तो इसके लिए चाहिए 25 साल। फिर आएगा विधान परिषद, इसके लिए उम्र की सीमा होना चाहिए 30 साल, ठीक है। ऐसे ही सेम आता है, आएगा संसद में आएगा लोकसभा तब हो जाएगा कितना साल, 25 साल। और राज्यसभा हो जाएगा तब हो जाएगा कितने साल, 30 साल। ऐसे राष्ट्रपति के लिए आएगा तो राष्ट्रपति के लिए हो जाएगा 35 वर्ष, कितने साल, 35 साल। फिर उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं कौन होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, सभापति होते हैं, उपसभा बोल रहे हैं। 47वां क्वेश्चन आता है नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा किए गए हैं, आंसर हो जाएगा संविधान के द्वारा। कटरा नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से संग्रहण किया गया है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। अनुच्छेद 38 राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 39 यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि राज्य अपनी नीति इस प्रकार संचालित करेगा जिससे कि पहला, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। दूसरा हो जाएगा सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधन का जो है समय वितरण हो। तीसरा हो जाएगा धन एवं उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण न हो। चौथा हो जाएगा पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। पांचवा है कार्यों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। छठा आता है बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर मिले। फिर आता है अनुच्छेद 39(1) में गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है। अनुच्छेद 41 में राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनहर अभाव की दशाओं में लोग सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का उपबंध करेगा। फिर आता है अनुच्छेद 42 राज्य काम का न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए उचित दशा और जो है प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा।
नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूर और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करेगा। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 43 के ख सहकारी समिति की अभिवृद्धि। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 45 राज्य 6 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के बाल्यकाल की देख रेख और शिक्षा देने का प्रयास करेगा। फिर आ जाता है अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। फिर आता है अनुच्छेद 47 राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का प्रयास करेगा और मादक द्रव्यों तथा हानिकारक औषधियों का निषेध करेगा। फिर आता है अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देगा। फिर आता है अनुच्छेद 48 के क पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वनों एवं वन जीवों की रक्षा करेगा। फिर आता है अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले जो है स्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करेगा। फिर आता है अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण। फिर आता है अनुच्छेद 51 राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। फिर आता है अनुच्छेद 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन के.टी. शाह के द्वारा कहा गया था। चलिए नेक्स्ट है 48वां क्वेश्चन कर रहा है पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा जिला परिषद। करा अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा की शक्तियों व कार्यों का वर्णन किया गया है। पंचायत की संरचना अनुच्छेद 243 के ग में कहा गया है। स्तर देखिए फिर आता है ग्राम स्तर में जो है संरचना ग्राम पंचायत हो जाएगा, अधिकारी में प्रधान मुखिया हो जाएगा और निर्वाचन में प्रत्यक्ष हो जाएगा। फिर आता है खंड यानी ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति जो हो जाएगा संरचना है, अधिकार इसका प्रमुख होता है अधिकारी और प्रत्यक्ष होता है। फिर जिला स्तर पे जिला परिषद हो जाएगा जो कि संरचना है, अध्यक्ष और चेयरमैन होते हैं और ये भी अप्रत्यक्ष होता है। पर है पंचायत राज संस्था PRI भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था से जो है संबंधित प्रमुख समितियां में बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में आया। फिर आता है अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में आया। फिर आता है LM सिंघवी समिति 1986 में आया। फिर आता है पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार से संबंधित पेशा एक्ट 1996 में पारित किया गया। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? आंसर हो जाएगा केरल में। कर रहा है वर्तमान में केवल 6 राज्यों में है, जहाँ यूपी 100 सीट है, कर्नाटक में 75 है, महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में 75 है, आंध्र प्रदेश में 58 है, तेलंगाना में 40 है, विधान परिषद विद्यमान है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है। आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच में। भारत चीन के बीच में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को लेकर 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ जो 8 वर्षों तक चला था। पंचशील समझौता 1954 के तहत भारत एवं चीन दोनों ही देशों को इन 5 सिद्धांतों का पालन करना शामिल था। पहला है इसमें एक दूसरे का क्षेत्रीय अखंडता प्रभुसत्ता का सम्मान करना। दूसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। तीसरा है एक दूसरे पर आक्रमण न करना। चौथा है परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा देना। 5वां है यहाँ पे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। पंचशील समझौता 8 वर्षों यानी 1954 से 62 के लिए निश्चित हुआ था, लेकिन जब यह समाप्त हुआ तो इसके नवीनीकरण के लिए प्रयास नहीं किया गया।
पंचशील समझौता चीन और भारत के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और समागमन समझौता पर आधारित था। फिर आता है शिमला समझौता, जो कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है 51वां क्वेश्चन कह रहे संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं। आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद के। कह रहे महासभा, इसमें जो है सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसीलिए इसे विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस नोवे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यानी 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंग हैं: संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। 52वां क्वेश्चन कह रहा है भारत ने अपने जो है एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? तो आंसर हो जाएगा भारतीय शांति सेना। कह रहे संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का गठन 29 मई 1948 को किया गया था। यूएनओ शांति सेना विश्व भर में शांति की निगरानी करता है। यूएनओ शांति सेना में सैन्य योगदान के नज़रिए से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत ने अब तक यूएनओ शांति अभियानों में लगभग 2,75,000 सैनिक का योगदान दिया था। वर्तमान में 12 संयुक्त राष्ट्र मिशनों में लगभग 5900 सैनिक तैनात है। यूएनए शांति सैनिक नीले रंग के टोपी हेलमेट पहनते हैं। यूएनए की संयुक्त राष्ट्र की अपनी कोई सेना नहीं है। यूएनए शांति सेना सैनिक बल को 1988 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 53वां क्वेश्चन है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश से में है? आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। कह रहे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यह लोकतंत्र का एक प्रकार है। इसमें नागरिकों को निर्णय लेने में सीधे भाग लेने का अवसर मिलता है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया है। लोकतंत्र विश्व में सबसे प्रचलित शासन की व्यवस्था है। इसमें जो है देश का शासन विधि एवं संविधान के द्वारा चलाया जाता है और जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। इसमें जनता का हित सर्वोपरि होता है। फिर आता है इच्छा मृत्यु को अपनाने वाले पहला देश स्विट्जरलैंड है। 54वां क्वेश्चन कह रहा है सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश क्या है? तो हो जाएगा भारत। सार्क का स्थापना 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका 1985 में हुआ था। सदस्य देश जो है इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। चलिए 55वां क्वेश्चन का अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? आंसर हो जाएगा व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार। कर अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकार की गारंटी देता है, जो इस प्रकार है। अनुच्छेद 19 एफ संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के ए में समाहित है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकार है। संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में बताया गया है। पहला आता है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा आता है शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरा आता है संगम, संघ, संगठन और सहकारी समिति बनाने का अधिकार, चौथा आता है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संरचना की स्वतंत्रता, पांचवा आता है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने का या निवास करने की स्वतंत्रता, छठा है कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबारी करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोषसिद्ध से संरक्षण, अनुच्छेद 21 के लिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 22 के लिए कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 56वां क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? आंसर हो जाएगा एक अलिखित संविधान। करें ब्रिटेन का संविधान और लिखित संविधान है। संघात्मक विशेषताएं कनाडा से लिया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। भारत के संविधान में मूल रूप से एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट करें यहाँ पे भारतीय संविधान का 2/3 यानी 2/3 भाग 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे लंबा लिखित संविधान, एकात्मक की ओर झुकाव के साथ
संघीय व्यवस्था, फिर आता है सरकार का संसदीय रूप, फिर आता है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, फिर आता है मौलिक अधिकार, फिर आता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, फिर आता है एकल नागरिकता, फिर आता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, फिर आता है त्रिस्तरीय सरकार, फिर आता है आपातकालीन उपवन। 57 क्वेश्चन कर रहे हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 62 साल। कह रहे सर्वोच्च न्यायालय का गठन संविधान प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के गठन है। स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियाँ तथा प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में भारत में 25 जो है उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। फिर आता है, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकता है। प्रमुख अनुच्छेद में 214 जो है वो राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना करेगा। 216 में उच्च न्यायालय का गठन है। 225 में है उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है और 231 में है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त साझा उच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के समस्त जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। फिर आता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। 58वां क्वेश्चन कर रहा है, राज्य एक मूलभूत तत्व है। आंसर हो जाएगा संप्रभुता का। किसी भी राज्य के होने वाले शर्त कि उसमें निम्नलिखित 4 तत्व विद्यमान हो। पहला आता है राज्य के तत्व में भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता और प्रभुसत्ता। संप्रभुता शब्द का आशय है कि कोई भी राज्य या राष्ट्र न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, अर्थात वो अपने आंतरिक अथवा बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। 59वां क्वेश्चन कर है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। कर है, यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस, फिर आता है इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का लक्ष्य बच्चों के अधिकारों का समर्थन करना है, उनकी ज़रूरतों के लिए लड़ना, उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना और उन्हें नुकसान से बचाना है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई और इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है। यूनेस्को का फुल फॉर्म यहाँ पर दे रखा है, देखिए, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्य कार्य जो है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति स्थापित करना। 60वां क्वेश्चन कर रहा है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, साथ ही केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 154 में यह प्रावधान है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा वह इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करेगा। फिर आता है राज्यपाल की पदावधि सामान्यतः उसके पदग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, परंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। फिर आता है राज्यपाल राज्य में मुख्यमंत्री, मंत्री, महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य आदि को नियुक्त करता है। फिर आता है राज्यपाल राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है। वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान या विघटन कर सकता है। चलिए 61वां क्वेश्चन कर रहा है, तरंगे जो कि धातुओं में जो है संचरित होती है वो क्या हो जाएगा? तो केवल अनुदैर्घ्य या केवल अनुप्रस्थ, यानी दोनों होगा। अनुप्रस्थ तरंग में गर्त एवं शिखर होते हैं। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंग में संकुचन और विरल होता है। इसमें जो है पूरे माध्यम के दौरान घनत्व में परिवर्तन होता है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का एक उदाहरण है। स्टील में अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की
तरंगें संचारित हो सकती है, परंतु वायु एवं जल में केवल अनुदैर्घ्य तरंगे का संचरण जो है संभव है। अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस में एवं तनाव युक्त डोरियों या द्रव के पृष्ठ पर उत्पन्न की जा सकती है। रेडियो संचार एवं दूरदर्शन की संरचना प्रणाली में रेडियो तरंग का उपयोग होता है। 65 नंबर है क्वेश्चन, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में जो है किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति विशेष के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। एक उठाया गया भार, बांध के पीछे का पानी, खींचा गया रबर बैंड, एक ओवरहेड टंकी में पानी आदि में स्थितिज ऊर्जा होती है। खींचे हुए गुलेल में भी स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा में के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा गिरती हुई वस्तु, एक तेज कार, एक लुढ़कता हुआ पत्थर, एक उड़ता हुआ विमान, बहता हुआ पानी, बहती हुई पवन, दौड़ता धावक इससे उदाहरण है। अर्थात किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा करने की दक्षता होती है उसे ही गतिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे बहती हुई हवा में गतिज ऊर्जा होती है। 63वां क्वेश्चन का है 5 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक होगी, आंसर हो जाएगा 40 न्यूटन। 64वां क्वेश्चन का है 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण का तापमान होगा, आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। इसका हम PDF डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। 65वां क्वेश्चन कर रहा है एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है, आंसर हो जाएगा गति के तृतीय नियम का। न्यूटन के जो गति के नियम है, न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल या बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है या जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। जड़त्व का उदाहरण में ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर इसमें जो है बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। दूसरी कार्य पॉइंट करे चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर इसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तीसरा है कंबल के हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झरकर गिर पड़ते हैं। प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है, ठीक है। बल की परिभाषा जो है वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, इसका ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर इस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती है, वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होती है। न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक F बराबर ma प्राप्त होता है। फिर आता है संवेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान, इसका ऐसा मात्रक जो होता है किग्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। न्यूटन के गति का तृतीय नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया यानी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने से नाव पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट को उड़ने में जो है ये नियम लगता है। फिर आता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल जो है संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। न्यूटन के गति के द्वितीय एवं तृतीय दोनों के सम्मिलित प्रभाव से संवेग संरक्षण के नियम की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, भवन की ऊंचाई क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा 78.4 मीटर। फिर आता है एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं। 30 दिन में एक महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट कितनी हो जाएगी? तो 108 यूनिट हो जाएगी। फिर 68वां क्वेश्चन कर रहा है एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्र पूरा करती है, तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज।
एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है। यदि इसे दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा B/2 हो जाएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन कर रहा है, सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 5 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्य के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा 5 मिलीमीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दे रखा है इसका फॉर्मूला, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता F0/F0 × 1 + D/FE, जहाँ क्या हो जाएगा F0 जो है ये अभिदृश्य की फोकस दूरी, FC है नेत्रिका की फोकस दूरी, D हो जाएगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 cm होता है। फिर ये फार्मूला लगा करके इसको जो है सोल्व किया हुआ है। चलिए 71वां क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से होते हैं। आंसर हो जाएगा ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवित रूप होता है। कर घरेलू खाना पकाने की गैस में मुख्य रूप से ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप होते हैं। एलपीजी सिलेंडर में पेट्रोलियम गैस को अत्यधिक दाब पर संपीड़न द्रव अवस्था में रखा जाता है। इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन का मिश्रण होता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी बनाने में होता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में होता है। 72वां क्वेश्चन कर रहा है, रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह क्या है? तो आंसर हो जाएगा D, नाभिक हो जाएगा। रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग द्वारा प्रयोग के नाभिक की खोज हुई थी। रदरफोर्ड के मॉडल देखिए, पहला है परमाणु अत्यंत सूक्ष्म आकार 10⁻⁻10 मीटर गोलाकार व विद्युत उदासीन कण, इनके दो प्रकार भाग होते हैं। पहला होता है नाभिक जो कि अति सूक्ष्म व घनावेशित होता है तथा परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। इसका आकार जो है 10⁻⁻15 मीटर होता है। बी है कक्षा, नाभिक के बाहर का क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तीसरा यहाँ पे दे रखा है पॉइंट, करें नाभिक में परमाणु का कुल धनावेश और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है। तीसरा है नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है रदरफोर्ड मॉडल की जो है कमियाँ। रदरफोर्ड मॉडल की सबसे बड़ी खामी यह है कि परमाणु अस्थायी नहीं रह सकता है। परमाणु के स्पेक्ट्रम सतत न होकर रेखीय होता है। इस प्रकार रदरफोर्ड मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असक्षम है। फिर आता है प्रोटॉन का जो है खोज गोल्डस्टीन ने तथा उसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। 73वां क्वेश्चन कर रहा है, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पन्न रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है। आंसर हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेल। कह रहा है विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विद्युत अपघटनीय सेल, वह सेल जो बाह्य स्रोतों से विद्युत ऊर्जा लेकर उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, वह विद्युत अपघटनीय सेल कहलाता है। दूसरा आता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं उसे गैल्वियन सेल या वोल्टीय सेल कहते हैं। नेक्स्ट 74वां क्वेश्चन कर रहा है, समांगी या सदृश मिश्रण का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा गन पाउडर। समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण है जिससे घटक पूरे मिश्रण में एक समान होते हैं। समांगी मिश्रण या विलयन का उदाहरण है चीनी का घोल, नमक का घोल, कॉपर सल्फेट का घोल, समुद्री जल, शराब और पानी का मिश्रण हो जाएगा। विषमांगी मिश्रण एक असमांग घटक वाला मिश्रण होता है जिसमें घटक विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक को बिना किसी निश्चित अनुपात को मिलाया जाता है और किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है तो ऐसे पदार्थ को अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण पदार्थ कहते हैं। जैसे कि ठोस का मिश्रण बारूद, वायु आदि है। फिर आता है ठोस द्रव का मिश्रण चीनी का विलयन और नमक का विलयन होता है। द्रव का मिश्रण दूध व जल का मिश्रण, एल्कोहल व जल का मिश्रण आदि होता है। द्रव गैस का मिश्रण सोडा वाटर होता है। गैस का मिश्रण कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस और वायु आदि होता है। फिर आता है ठोस गैस का मिश्रण में धुआं होता है। 75वां क्वेश्चन कर रहा है स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से होता है। आंसर हो जाएगा SiO2। कह रहा है कांच व सीमेंट में सिलिका SiO2 का प्रयोग होता है। सिलिकॉन का प्रयोग कार्बोरेंडम कृत्रिम हीरा के रूप में किया जाता है। एल्युमिनियम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु है। बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सफर आदि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। हेलोजन के साथ एल्युमिनियम चूर्ण की क्रिया करने पर हेलेलाइड बनाता है।
नेक्स्ट 77 क्वेश्चन कर रहा है जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होगा, तो प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। Mg+Cl2 बराबर Mg(Cl2) इस अभिक्रिया में Mg2+ आयन बन जाते हैं एवं क्लोरीन 2 हो जाते हैं। जब सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करते हैं तब ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा आयनिक बंधन बनता है। 77वां क्वेश्चन कह रहा है वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर आता है रेडॉक्स, एक अभिक्रिया जहां ऑक्सीकरण और अपचय दोनों एक समय में एक साथ होते हैं। फिर आता है ऑक्सीकारक, कह रहा है वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है। फिर आता है अवकारक, वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है। फिर आता है ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों जैसे आचरण करने वाला पदार्थ हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस अम्ल आदि होता है। फिर आता है प्रमुख ऑक्सीकारक, दे रखा है यहाँ पे। फिर आता है प्रमुख अपकारक। 78वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध है, आंसर हो जाएगा O2 में। O2 में क्या है, द्विबंध है। NH3 में सहसंयोजिक बंधन है। H2O में हाइड्रोजन बंधन है। इसके अतिरिक्त सहसंयोजिक बंधन भी होता है। NH4Cl में आयनिक सहसंयोजी एवं उप सहसंयोजी आबंध है। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के जो है यौगिकों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट 79वां क्वेश्चन कह रहा है दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यक है, आंसर हो जाएगा पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। दहन की क्रिया के लिए पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति आवश्यक है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है दहन कहलाता है। दहन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दहन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। नेक्स्ट है कार्बन 14 परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 6। फिर आता है N 14 और 7 का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा समभारिका, क्योंकि इसमें से घटाइएगा तो क्या होगा 14, ये दोनों क्या है, इसका भार बराबर हो जाएगा। विभिन्न विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या अलग अलग होती है समभारिकी कहलाती है। तो समभारी हो गया तो द्रव्यमान संख्या इसका क्या है, समान होता है। ये है द्रव्यमान संख्या 14। जैसे कि सोडियम का जो है ये 24 और इसका भी मैग्नीशियम का भी 24 है। सब न्यूट्रॉनिक संख्या, विभिन्न विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग किंतु उनके उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, सब न्यूट्रॉन। जैसे कि देखिए घटाइएगा तो 14 में से 6 गया तो कितना होगा 8, और 15 में से 7 गया तो 8, तो ये सब न्यूट्रॉन हो गया। फिर आता है समस्थानिक, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। और हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। 81वां क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, तो आंसर हो जाएगा लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है लाल रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश के बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। प्रकाश संश्लेषण 400 से 700 जो है nm तक होता है। यह प्रकाश के बैंगनी रंग, नीले रंग और लाल रंग को अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारक कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता, यह जो है 0.03 से 0.04% सांद्रता में सबसे अच्छा है। फिर आता है जल, जल के तनाव के कारण रंध्र बंद हो जाते हैं जिससे CO2 की उपलब्धता कम हो जाती है। फिर आता है प्रकाश, कम प्रकाश तीव्रता पर आपतित प्रकाश और CO2 निर्धारण दरों के बीच एक रैखिक संबंध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जबकि जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक अपचय उपचयन की अभिक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के जो है ग्रेना में तथा रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। 82वां क्वेश्चन कर रहा है एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है, आंसर हो जाएगा एपीफाइट कहलाता है। परंतु मेजबान पौधे से पोषण तत्व नहीं प्राप्त करते हैं। पोषण तत्व और पानी वायुमंडल और वर्षा से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के पौधे अक्सर उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाता है। हेलोफाइट ऐसे पौधे होते हैं जो खारे पानी उगाते हैं। पत्थरों एवं चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट कहा जाता है। वे पौधा जो शुष्क स्थानों में उगते हैं मरुदभिद्दी कहलाते हैं।
जलोद्भिदी वे पादप हैं जो जलीय पर्यावरण में रहने एवं विकसित होने के लिए अनुकूल हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है एम्फीबियंस केवल क्या है, तो आंसर हो जाएगा जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। जल में निवास करने वाले को जलचर कहते हैं। एम्फीबियन एक ऐसा कशेरुकी जीव समूह है जो भूमि और जल दोनों में रहने में सक्षम है। ये अपनी प्रारंभिक अवस्था लार्वा अवस्था में मुक्त पानी में रहते हैं, पर परिपक्व के बाद भूमि पर आ जाते हैं और श्वसन के लिए फेफड़े और त्वचा का उपयोग करते हैं। 84वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है, तो आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड। कह रहा है यूरिक एसिड एक अपशिष्ट उत्पाद है। जब शरीर यूरिक को तोड़ता है तब यूरिक एसिड निर्मित होता है। यूरिक ऑर्गन मीट, सीफूड एवं अन्य सब्जियां में पाए जाते हैं। टेनिन, गोंद, लेक्टेक्स आदि पौधे में उत्सर्जन का उपोत्पाद है। नेक्स्ट पॉइंट है पौधे से गिरने वाले पत्तियों में अपशिष्ट उत्पादन संचित रहते हैं। अनअपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विकसित रूप में जब पुराने जाइलम से संचित रहता है। नेक्स्ट है 85वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, आंसर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका केंद्र का अभाव होता है जबकि यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित केंद्र पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में इसमें जो है गुणसूत्र की संख्या केवल 1 होती है और इसमें 1 से अधिक गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता है एवं हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है और इसमें डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है तथा हिस्टोन उपस्थित होता है। 86वां क्वेश्चन है फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषण होता है, आंसर हो जाएगा वायु, मृदा तथा जल होगा। 87वां क्वेश्चन है एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है, आंसर हो जाएगा फंगस द्वारा। हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, डिप्थीरिया आदि जीवाणु से होने वाला रोग है। पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, चेचक, छोटी माता, रेबीज आदि विषाणु से होने वाला रोग है। 88वां क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, तो आंसर हो जाएगा बायां आलिंद में। हृदय जो अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय 4 कोष्ठीय पेशीय अंग है। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय के चारों कोष्ठ में ऊपर वाले 2 कोष्ठ आलिंद और नीचे वाले 2 कोष्ठ जो होता है वह निलय कहलाता है। दाएं आलिंद महाशिरा से रुधिर प्राप्त करता है तथा बाएं आलिंद फुसफुसी शिरा से ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्राप्त करता है। 89वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 85, सॉरी गलत आ गया है, 2 बार आ गया है, देख लेते हैं। हाँ, कौन सा सुमेलित नहीं है, क्या हो गया, 89 का आंसर नहीं दे रखा है, देख लीजिएगा एक बार इसमें। 91 में यहाँ से मैथ का क्वेश्चन हो रहा है। कह रहा है यदि ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हैं तथा कोण ए ओ सी बराबर 30 डिग्री हो तो कोण ए ओ डी का समतुल्य क्या होगा, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि होगी, आंसर हो जाएगा 125% की। नेक्स्ट है संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए, ये हो जाएगा माध्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती समीकरण है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70,000 रुपये में स्टॉक से 2% की दर पर आय होगी, आंसर हो जाएगा 1400। फिर आता है सरलीकरण के पश्चात ये दे रखा है मान का मान होगा, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 1000 चक्कर। नेक्स्ट है यदि एक्स वाई परिमेय संख्या और 5 + √11/3 - 2√11 बराबर x + y √11 है तब x और y का मान क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा बी। 99 क्वेश्चन है आयताकार हॉल की लंबाई भुजा 24 मीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 26 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा, आंसर हो जाएगा 240 मीटर। नेक्स्ट है 3 के पावर n गुने 9 के पावर n+1 भागा 3 के पावर n-1 गुने 9 के पावर n-1 का मान कितना होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से यहाँ पे हम ये सेकंड लास्ट
प्रैक्टिस सेट का 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद और एक प्रैक्टिस सेट आएगा और कुल मिलाकर के आप लोग को 63 प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। क्योंकि आप देखने में आपको भी लग रहा है ये 43 प्रैक्टिस सेट, लेकिन शुरू के देखिएगा तो कोई कोई वीडियो में 500 क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो जो 500 क्वेश्चन दे रखा है उस वीडियो में आपका कैलकुलेट किया है यहाँ पे बुक में 5 प्रैक्टिस सेट। तो इस हिसाब से ये 43 यदि हम प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो आपका 63 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं लास्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।